नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बिहार में दूसरे चरण का चुनाव 3 नवंबर को है। 3 नवंबर को 94 सीटों पर मतदान होगा, मगर वोटिंग से पहले दूसरे चरण के लिए आज चुनाव प्रचार का शोर समाप्त हो गया। दूसरे चरण के लिए चुनावी प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में 4 रैलियां की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैलियों में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी के साथ साथ कांग्रेस पर भी जमकर करारा हमला बोला। दूसरे चरण के रन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, मगर इस शुरुआत के पहले बिहार में चुनावी योद्धाओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने बिहार में दूसरे चरण में जहां जहां मतदान होने हैं वहां वहां पूरा दमखम लगा दिया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 4 रैलियां की। हालांकि पहले पीएम की सिर्फ 3 रैलियां होनी थी, मगर बगहा की रैली बाद में जोड़ी गई। पीएम ने शुरुआत छपरा से की। छपरा के बाद वो समस्तीपुर पहुंचे। समस्तीपुर के बाद प्रधानमंत्री मोतिहारी पहुंचे और मोतिहारी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बगहा में गरजे। चारों जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर लालू के समय का जंगल राज रहा। जंगल राज वालों ने बिहार में भ्रष्टाचार को हर मंत्रालय, हर विभाग, हर जगह परिवार को भी पहुंचाया, पाप को भी पहुंचाया, भ्रष्टाचार को भी पहुंचाया। जंगल राज ये शब्द तेजस्वी के लिए इस चुनाव में सबसे कमजोर कड़ी साबित हो रही है और शायद इसीलिए उन्होंने पार्टी के पोस्टरों से भी लालू और राबड़ी को आउट कर दिया है। लेकिन यही शब्द बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार है और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी आजकल नीतीश के काम से ज्यादा जंगल राज की बातें इन चुनावों में कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी में उस दौर के शासन की तुलना लकड़सुंभा से की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मालूम है कि बिहार का रण जीतने के लिए उन्हें कब, किस मौके पर क्या कहना है, ताकि विपक्ष पर चोट पड़े और अपने पक्ष में वोट पड़े। इसलिए पीएम मोदी ने तेजस्वी यादव के साथ साथ राहुल गांधी पर बराबर का निशाना साधा। 3-4 साल पहले जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था तो वहां भी ऐसे डबल युवराज बस के ऊपर चढ़ के काली जैकेट पहन के गांव-गांव हाथ हिला रहे थे और उत्तर प्रदेश की जनता ये डबल युवराज को वहां पहचान गई थी, उनको घर लौटा दिया। तो वहां का एक युवराज अब जंगल राज के युवराज से आकर के मिल गया। अब वो यहां दोनों हाथ हिला रहे हैं। इधर प्रधानमंत्री विपक्ष पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे तो उधर तेजस्वी यादव भी लगातार जनसभाएं कर रहे थे। जाहिर सी बात है कि तेजस्वी भी प्रधानमंत्री पर तीखा निशाना साध रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को उन्होंने कहा था कि यही का चीनी का मिल चालू कराएंगे और यही चीनी का चाहती है। बोला था नहीं बोला था? बोलेंगे तो बहुत कुछ बोले थे, लेकिन स्थानीय मुद्दा ये बड़ा मुद्दा। तेजस्वी जिस दिन से प्रचार में उतरे हैं उसी रोज से वो 10 लाख नौकरियां देने का वादा कर रहे हैं। कमोबेश अपनी हर रैली में वो रोजगार दिलाने की बात करते हैं, मगर रोजगार के साथ साथ वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करना नहीं भूलते। नीतीश जी कहते हैं ना कि तीर लालटेन का जमाना गया, बल्ब का जमाना आया है, तो हम उनको कहना चाहते हैं अब तो तीर का जमाना गया, अब तो मिसाइल का युग आ गया है। तो बिहार में चुनावी रण में बयानबाजियों का दौर बदस्तूर जारी है। आपको बता दें कि 3 नवंबर को बिहार में दूसरे चरण का चुनाव है। दूसरे चरण में विधानसभा की 94 सीटों पर मतदान होंगे। दूसरे चरण में कुल 1661 प्रत्याशी मैदान में हैं। अब इन मतदाताओं के लिए प्रचार का शोर थम गया है। अब सिर्फ धड़कनों का शोर है जो प्रत्याशियों के दिल में तेज हो रही है। इंतजार है 3 नवंबर का, जब बिहार का मतदाता घर से बाहर निकलेगा और बेहतर बिहार के लिए मतदान करेगा। आज तक ब्यूरो। बिहार में चुनावी समर अपने शबाब पर है। अंतिम दिन सभी दलों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। 94 सीटों के दूसरे रण में सभी दल बाजी मार लेना चाहते हैं।
दूसरे चरण के प्रचार के अंतिम दिन बिहार की सड़कों पर चुनाव का शोर कुछ ज्यादा ही था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में उमड़ी भीड़ बीजेपी को एहसास दिला रही है कि वो एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बना लेंगे। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को लुभाने का हर जतन कर रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बाबू राजेंद्र प्रसाद 1974 की संपूर्ण क्रांति के जनक जयप्रकाश नारायण, भिखारी ठाकुर और गोरखनाथ के भूमि भोजपुरिया माटी पर हम रउआ लोगन के नमन करता ने। प्रधानमंत्री एक तरफ भोजपुरी बोलकर बिहार की जनता को आकर्षित कर रहे हैं, तो दूसरी ओर वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे केंद्र के साथ मिलकर बिहार की सरकार बिहार के लोगों के लिए विकास कार्यों में लगी है। आप सभी को उन ताकतों से भी सावधान रहना है जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश हित के खिलाफ जाने से बाज नहीं आती। ये वो लोग हैं जो देश के वीर जवानों के बलिदान में भी अपना फायदा देखने लगते हैं। अभी 2-3 दिन पहले हमारे पड़ोसी देश ने पुलवामा हमले की सच्चाई को स्वीकार किया है। इस सच्चाई ने उन लोगों के चेहरे से नकाब भी उतार दिया है। चुनाव बिहार का है, मगर इस चुनावी चकल्लस में राष्ट्रवाद का पताका भी लहरा रहा है। इसीलिए पीएम अपनी रैलियों में शहादत को सलाम करना नहीं भूलते और पाकिस्तान के मार्फत विपक्षियों पर निशाना साधते हैं। सुविधा, सम्मान और सुअवसर में किसी के साथ भी कोई भेद नहीं होना चाहिए। यही तो सुशासन का भी लक्ष्य है। नीतीश जी के नेतृत्व में इसी लक्ष्य को पाने के लिए बिहार में एनडीए ने लगातार काम किया है। बीजेपी के अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। जिस तरह उनके खिलाफ आरजेडी, कांग्रेस के अलावा चिराग पासवान ने मोर्चा खोला है, उसने नीतीश को और ज्यादा चौकन्ना कर दिया है। इसीलिए वो चुनाव प्रचार में किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। शाम होने के बाद कोई अपने घर से नहीं निकल पाता था, और जिस तरह से हम सब लोगों को जब आप लोगों ने काम करने का मौका दिया, हम लोगों ने अपराध से छुटकारा दिलवाया, तरक्की के रास्ते पर ले जाने की कोशिश की। प्रचार के रण में एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी भी कूदे हुए हैं। वो भी अपने अंदाज में बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। आज आप देखते हैं कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की डबल इंजन की सरकार ने पेट्रोल, डीजल, प्याज, टमाटर, आलू सब 80 रुपए किलो मिलने लगा है। मैं मुबारकबाद देता हूं नीतीश कुमार को, नरेंद्र मोदी को। तो चुनावी वार जोरदार है, प्रत्याशी कोई चूक नहीं करना चाहते। इसी कड़ी में भागलपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी अजीत शर्मा ने रोड शो किया। इस रोड शो में अजीत शर्मा ने अपनी अभिनेत्री बेटी नेहा शर्मा से प्रचार कराया। तो दूसरे चरण में प्रचार समाप्त हो चुके हैं। अब इंतजार 3 नवंबर का है, जब अपना मुस्तकबिल चुनने के लिए जनता अपने घरों से बाहर निकलेगी। आज तक ब्यूरो। और अब खबर हरियाणा के बल्लभगढ़ की, जहां निकिता हत्याकांड को लेकर सुबह महापंचायत बुलाई गई, इंसाफ की गुहार लगाई गई, लेकिन भीड़ का गुस्सा ऐसा फूटा कि सड़क पर ही संग्राम छिड़ गया। पत्थरबाजी शुरू हो गई और फिर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हालांकि अब इलाके में पूरी तरह से शांति है। जमकर हंगामा हुआ, खूब बवाल मचा। भीड़ ने पत्थरबाजी की तो पुलिस ने लाठियां भांजी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ाया। यह तस्वीर दिल्ली से सटे हरियाणा के बल्लभगढ़ की है।
निकिता के लिए इंसाफ मांग रहे लोगों का गुस्सा ऐसा फूटा कि भीड़ सड़क पर उतर आई, फरीदाबाद हाईवे को जाम कर दिया। देखते ही देखते गुस्साए लोगों की संख्या बढ़ गई। कुछ लोगों ने सड़कों पर ही आगजनी की तो कुछ तोड़फोड़ करने लगे। पुलिस को कुछ समझ आता, इससे पहले भीड़ बेकाबू हो गई। मेन रोड की तरफ इधर से पुलिस ने लाठीचार्ज कर सबको दूसरी तरफ भगा दिया है, जिसके बाद ये ट्रैफिक यहाँ से खुला है। दरअसल जो भीड़ थी वो भीड़ यहाँ से हटकर दूसरी तरफ गई और हम आपको दिखाते हैं दूसरी तरफ जब भीड़ पहुंची है। ये देखिए, ये आगे की तरफ भीड़ पुलिस जा रही है और जिधर भीड़ गई है, क्योंकि लोगों को लगातार समझाने की कोशिश जारी थी, लेकिन लोग जब माने नहीं तो उसके बाद पुलिस ने यहाँ पर लाठीचार्ज शुरू किया है और लोगों को यहाँ के दौड़ा दौड़ा करके यहाँ से भगाया जा रहा है। पुलिस के समझाने से पहले तो भीड़ छट गई, लेकिन तभी दूसरी ओर से पत्थरबाजी होने लगी और फिर पुलिस को भी ताकत के साथ मैदान में उतरना पड़ा। पुलिस ने लाठियां चलाईं, लोगों को दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ा। करेंगे इसमें आइडेंटिफाई करके जिस लोगों ने शरारत करने की कोशिश की है उनको उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। कौन लोग थे जो अचानक से माहौल खराब? नहीं, आइडेंटिफाई करेंगे। ये कोई भीड़ थी एक तरफ से, वहाँ महापंचायत में शामिल होने के लिए आई थी, लेकिन अभी आइडेंटिफाई ऐसे होया नहीं है, ऐसे कोई पर्टिकुलर। तो माहौल सर कैसे खराब हुआ? क्या पुलिस को इस बात का अंदाजा था कि सड़क भी ब्लॉक हो सकती है? नहीं, हमने अपनी ड्यूटियां तो लगा रखी थी, लेकिन कई शरारती तब तो आगे थे। निकिता के इंसाफ के लिए आज बल्लभगढ़ के रामलीला मैदान में महापंचायत रखी गई थी। इस पंचायत में काफी भीड़ जमा हो गई। यहाँ लोगों ने निकिता के दोषियों को सख्त सजा की मांग की। अचानक से यहाँ से 100 से 200 की भीड़ जो है वो सीधे नेशनल हाईवे की ओर जाती है। कहाँ से गए? हम यहाँ खड़े हैं, देखिए इस रास्ते यहाँ से होते हुए, इस धूल भरे रास्ते होते हुए अचानक 100-200 की भीड़ नेशनल हाईवे की ओर बढ़ी। नेशनल हाईवे की ओर जाते ही उनमें से कुछ लोग सड़क पर बैठ गए, हाईवे जाम हो गया। पुलिस को जब हाईवे खाली कराना पड़ा तो जाहिर उसके लिए बल प्रयोग करना पड़ा। उधर भीड़ से पत्थरबाजी होने लगी। पत्थर के जवाब में पुलिस को लाठी तेज करनी पड़ी। ये देखिए, अब यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर जैसे पुलिस आई है, महापंचायत के तमाम सारी जो भीड़ है वो अब आगे की ओर बढ़ रही है। कॉलेज के बाहर ही निकिता की सरेआम हत्या कर दी गई थी। इस मर्डर को लव जिहाद से जोड़ा गया। निकिता के भाई का आरोप है कि आरोपी किडनैप कर निकिता का धर्म परिवर्तन करवाना चाहता था और जब उसने विरोध किया तो उसे गोली मार दी गई। हिमांशु मिश्रा के साथ आशुतोष मिश्रा, बल्लभगढ़ आज तक। और आइए अब रुख करते हैं लव जिहाद से जुड़ी खबर की तरफ। एक ऐसा मुद्दा जिसके हर नए केस के साथ राजनीतिक घमासान और भी तेज हो जाता है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार लव जिहाद का मुद्दा गंभीरता से उठाती रही है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लव जिहाद को लेकर कानून लाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसने एक बार फिर से देश की राजनीति को गरमा दिया है। लव जिहाद और धर्म परिवर्तन के मामलों को लेकर योगी सरकार अब सख्त नजर आ रही है। देवरिया की रैली में योगी ने ऐलान किया कि वो जल्द ही लव जिहाद को लेकर कानून बनाएंगे। योगी ने शादी के पहले धर्म परिवर्तन को लेकर हाईकोर्ट की टिप्पणी का भी जिक्र किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया है कि धर्म परिवर्तन के लिए शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे। अगर कानून बन जाता है तो उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा जहां लव जिहाद के खिलाफ कानून होगा। और यह कानून कितना सख्त होगा, इसका ट्रेलर भी योगी आदित्यनाथ ने आज अपने सख्त लहजे में जारी कर दिया है। अब वेश में चोरी छिपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। योगी के इस बयान का धार्मिक संगठनों से लेकर सरकार के मंत्रियों तक ने समर्थन किया। देखिए, लव जिहाद को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार, आदरणीय योगी जी की नेतृत्व की सरकार बहुत गंभीर थी। शुरू से हम लोग इस पर नजर रखे हुए थे। आदरणीय योगी जी ने साफ कर दिया था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इस पर कानून भी लाएंगे। यह बहुत दंडनीय अपराध है।
अगर हमारा मत या संतों का मत जानना चाहें तो इसमें चौराहे पे ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। इस्लाम के सभी बड़े मुल्ला मौलवियों मौलानाओं से लेकर के जिम्मेदार लोगों को इसको की खिलाफत करनी चाहिए और कोई भी गुंडा, कोई भी एक शैतान हैवान व्यक्ति इस तरह से कोई हरकत न कर पाए, ऐसी भारत में कठोर कानून व्यवस्था भी होनी चाहिए। उधर योगी के इस ऐलान ने सियासी हलचल तेज कर दी है। विपक्ष लगातार योगी को घेरने की कोशिश कर रहा है। जब कोरोना चल रहा था तो तबलीगी जिहाद कहा, कोर्ट ने उसको कहा कि झूठ है। फिर यूपीएससी का जिहाद कहा, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बता दिया क्या है, सच्चाई क्या है। अब लव जिहाद की ये योगी बात कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मगर इनको संविधान नाम की चीज न समझ में आती, न उनको कुछ मालूम। हालत उत्तर प्रदेश की पिछले 3-4 सालों में हमने देखी है, वो हालत बिल्कुल पूरे विश्व में हमारा सर नीचे झुक जाता है। जिस तरह की कानून व्यवस्था वहां की, वो उनको कहिए जरा वहां ध्यान दें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान तो कर दिया है, लेकिन लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने में कुछ अड़चने भी हैं। मसलन मौजूदा कानून में लव जिहाद जैसे शब्द की कोई परिभाषा नहीं और न ही किसी केंद्रीय एजेंसी ने ऐसे किसी केस की जानकारी दी है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि पिछले 3 सालों से यूपी की सियासत में बार बार उठने वाला ये मुद्दा कानून का रूप कैसे लेगा। योगी इसके लिए क्या रूपरेखा तैयार करेंगे और लव जिहाद को कैसे कानूनी तौर पर परिभाषित किया जाएगा। आज तक ब्यूरो। और अब खबर फ्रांस में मचे धार्मिक घमासान की, जिसकी आग हिंदुस्तान में भी देखने को मिल रही है। फ्रांस के कट्टर इस्लाम के खिलाफ सख्त रवैये को लेकर अब भारत में बुद्धिजीवियों ने भी प्रतिक्रिया दी है, हिंसा का विरोध किया है। फ्रांस में इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ सख्ती को लेकर दुनिया भर के मुस्लिम सड़कों पर है। भोपाल में हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार सख्त एक्शन की चेतावनी दे रही है। इसके बावजूद एमपी के अलीराजपुर में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के पोस्टर जमीन पर चिपका दिए गए, जिसे लेकर हंगामा मच गया। सुबह आनन फानन में नगर परिषद के कर्मचारियों ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद इसे निकाला। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक्शन की तैयारी भी की जा रही है। वहीं धर्म के नाम पर फ्रांस में हो रही हिंसा को लेकर भारत के बुद्धिजीवियों का वर्ग भी सामने आया है। 100 से ज्यादा बुद्धिजीवियों ने बयान जारी करते हुए हिंसा की निंदा की है, जिसमें जावेद अख्तर, शबाना आजमी, नसीरुद्दीन शाह, स्वरा भास्कर, प्रशांत भूषण जैसे दिग्गजों ने हस्ताक्षर किए हैं। ये लोग धर्म के नाम पर हाल ही में अंजाम दी गई हत्या की घटनाओं की स्पष्ट रूप से और बिना शर्त निंदा करते हैं। सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्याओं को उचित ठहराने संबंधी भारतीय मुस्लिमों के कुछ स्वघोषित अभिभावकों के ऊटपटांग तर्क से बहुत आहत हुए हैं और कुछ राष्ट्राध्यक्षों की अस्वीकार्य टिप्पणियों की भी निंदा करते हैं। इससे पहले शार मुनव्वर राणा ने विवादित बयान देते हुए फ्रांस में हुई हिंसा को जायज ठहराया था। आप अल्लाह का कार्टून बनाइए, क्यों नहीं बनाते हैं? आप गॉड का बनाइए, तो गॉड को तो वो खुद मानते हैं। आप हजरत ईसा का कार्टून बनाइए, तो आप उनका तो नहीं बनाते हैं। आप सिर्फ मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए मोहम्मद साहब का कार्टून बना रहे हैं, तो आप क्यों बनाएंगे? किसी को इतना मजबूर न करो कि वो एग्रेसिव हो जाए, किसी को इतना मजबूर न करो कि उसके अंदर का भेड़िया जाग जाए। वहीं फ्रांस की ओर से इस्लामिक कट्टरता को लेकर फिर सख्त संदेश दिया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि लोगों की नाराजगी जायज हो सकती है, लेकिन इसके नाम पर किसी भी तरह की हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। À la fois dans un sentiment de tristesse, d'unité aussi et de colère, je dirais à l'international, pour attaquer la France. उधर फ्रांस में हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। मजहबी कट्टरपंथियों के निशाने पर आए फ्रांस में हिंसा की एक और गंभीर घटना हुई। लियोन शहर के एक चर्च में पादरी पर जानलेवा हमला हुआ। ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च में पादरी को गोली मारकर हमलावर भाग निकला। स्थानीय मीडिया के मुताबिक पेट में गोली लगने से पादरी की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल आसपास के इलाकों में नाकाबंदी कर पुलिस हमलावर की तलाश कर रही है। इससे पहले नीस शहर में 2 दिन पहले एक चर्च में 3 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। लगातार फ्रांस के चर्चों में हो रहे हमले को लेकर भी भारी तनाव देखा जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने बड़ी सफलता प्राप्त की है। मुठभेड़ के दौरान हिजबुल के ऑपरेशन चीफ सैफुल्लाह को मार गिराया है। आतंकी सैफुल्लाह कुलगाम में की गई 3 बीजेपी नेताओं की हत्या का मास्टरमाइंड था। रियाज नाइकू के बाद आतंकवाद के लिए कमान सैफुल्लाह को सौंपी गई थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने आज सैफुल्लाह को ढेर कर दिया है। आज एक कामयाब ऑपरेशन हुआ है जिसमें बहुत बड़ा कमांडर हिजबुल मुजाहिदीन का, जो कहिए कि नंबर 1 कमांडर ऑफ हिजबुल मुजाहिदीन डॉक्टर सैफुल्लाह आज मारा गया है। मैं समझता हूं कि ये बहुत सारे लिहाज से एक बहुत अच्छा कामयाब ऑपरेशन माना जाएगा, जिसमें पुलिस, सीआरपी, आर्मी ने मिलकर के काम किया। अक्टूबर 14 से ये एक्टिव था, लगभग 7 साल पुराना मिलिटेंट है। बुरहान वानी के साथ काफी लंबा टाइम एक्टिव रहा और इसीलिए जब रियाज नाइकू 6 मई को मारा गया इस साल, तो उस वक्त इसी पे नजर पड़ी जो सबसे पुराने विंटेज का टेरेस जहां पर है। ये एक बड़ी सफलता कि हिजबुल का ऑपरेशन चीफ सैफुल्लाह, यह आतंकवादी जिसे सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। एक खबर मिली थी, सुरक्षा बलों को खुफिया जानकारी के आधार पर इसे घेरा गया। इसके साथ एक और साथी के होने की बात की जा रही थी और इसे घेर कर सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया, लेकिन इसका जो एक साथी है उसे गिरफ्तार कर लिया है, उसे पकड़ लिया, उससे और जानकारी हासिल की जा रही है इन लोगों के नेटवर्क के बारे में। इससे पहले कुछ दिन पहले बीजेपी की 3 नेताओं की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उसका मास्टरमाइंड यही सैफुल्लाह था। यही आतंकवादी सैफुल्लाह इन 3 बीजेपी नेताओं की हत्या का मास्टरमाइंड था। अगला कार्यक्रम बुलेट रिपोर्टर चित्रा के साथ, बस अब से कुछ ही देर में देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।